मैं दीपक कुमार। आज मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का झगड़ा। आखिर ये क्यों हो रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में झगड़ा? इसे ध्यान से समझिएगा। इसकी झगड़ा एक तो धार्मिक है और दूसरी इसकी विवाद ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इसे समझने के लिए बने रहिए, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। इसे बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाऊंगा कि इसे इजराइल और फिलिस्तीन आखिर क्यों लड़ रहे हैं और क्यों इनका विवाद पूरे अभी तक चला रहा है और इनका विवाद किस तरीके का है। सबसे पहले समझिए इनके पुराने इतिहास को, आखिर क्यों लड़ा जा रहा है। इसका इतिहास देखिएगा तो शुरुआती दिनों में ये लगभग 1948 से पहले का है। जैसे कि आपको पता है, सन 1948 से पहले एक सिर्फ फिलिस्तीन देश हुआ करता था। फिलिस्तीन में ही एक छोटे से संख्या में यहूदी धर्म के लोग भी वहां पर रहते थे। लेकिन यहूदी धर्म के लोग चाहते थे कि ये हमारा एक अपना देश हो, वहां पर एक अपना अस्तित्व जमाना चाहते थे यहूदी धर्म के लोग। लेकिन ऐसा ही करते हुए वो चाहते थे यहूदी कि हमारा एक अपना देश हो, और उन्होंने अपने देश के अस्तित्व खड़ा करने के लिए उन्होंने आवाज उठाया और यूएनओ में आवाज उठाए, और यूएनओ ही आगे चल के उन्हें 14 मई 1948 को आखिर में इजराइल नामक एक देश को बनाया, जिसे सिर्फ यहूदी धर्म को रहने के लिए वहां पर दे दिया गया। इजराइल में ज्यादातर यहूदी धर्म लोग ही रहते हैं। छोटे से मात्रा में आप देखेंगे तो इस्लाम धर्म के लोग भी वहां पर रहते हैं, लेकिन ज्यादातर जनसंख्या वहां पर आपको यहूदी धर्म के मिलेंगे। फिर क्या हुआ कि इसे 1948 के बाद जब ये बंटवारा हुआ तो ये जमीन फिलीपींस से ही दिए गए। उस समय जो फिलीपींस पूरे देश 100% पर था, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि शुरुआती दिनों में जैसे 100% में फिलिस्तीन था, 1948 में से बंटवारा करके 48% में फिलिस्तीन और 44% में इजराइल और 8% में जेरूसलम शहर को बनाया गया। आगे चल के क्या किया कि फिलिस्तीन चाहता था कि ये मेरा पूरा का पूरा जमीन इजराइल वाला मेरा हो, क्योंकि इस पर पूरा मेरा अधिकार है। शुरुआती दिनों में 100% पे हम ही रहते थे। लेकिन 1967 ईस्वी में आगे चल करके आपको पता है कि इजराइल एक यहूदी धर्म के लोग के रहने वाला देश है। आसपास के इजराइल जो देशों से घिरा हुआ है वो लगभग 6 देशों से घिरा हुआ है, जो कि पूरी की पूरी इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री होने के कारण कोई देश नहीं चाहता था कि से इजराइल ये अस्तित्व में रहे। इसीलिए इजराइल पर 6 देश मिलकर के 1967 ईस्वी में उस पर हमला कर दिया। युद्ध करने के बाद से इजराइल 1948 के बाद अपने आप को इमोशनली और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना ज़्यादा मजबूत बना लिया कि 6 के 6 देश को उसने बहुत ही आसानी से हरा दिया। हराने के बाद से जो फिलीपींस का जमीन जो 48% में था उसे भी छीन करके अब उसे सिर्फ 22% ही फिलिस्तीन को रहने दिया। फिर यही गलती आकर के फिलिस्तीन 2011 में दोहराता है, जिससे कि फिर से इजराइल फिलिस्तीन पर भारी पड़ता है और उसे जो 22% का जमीन था उसे फिर से दोबारा 12% पर ला करके खड़ा कर दिया। बाद में फिलिस्तीन ये जाकर यूएनओ से गुहार लगाता है कि हमें जो शुरुआती दिनों में 48% जमीन दिए गए थे मुझे वही दिला दिया जाए। लेकिन इजराइल ऐसा नहीं कर किया। इजराइल का कहना था कि जब हम शुरुआती दिनों में हम एक छोटे से जमीन पर रहते थे 44% पर, तब हमें पूरी दुनिया लगभग 6 इस्लामिक कंट्री मिलकर हमें दबाया जाता था। लेकिन उस समय हमारा मदद करने कोई नहीं आया। हम अपने दम पर आज हम इसे इतना बनाए हैं, लगभग 88% का हिस्सा, तो अब क्यों हमसे मांग रहे हो? यही बात विवाद चलते हुए फिर इजराइल अपना जमीन देने से इनकार कर दिया। फिर ये फिलिस्तीन का जो हिस्सा है, ये फिलिस्तीन 2 भागों में बट गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पूर्वी क्षेत्र के जो फिलिस्तीन का हिस्सा है उसे वेस्टर्न बैंक के नाम से जाना जाता है, और जो पश्चिमी क्षेत्र में जो फिलिस्तीन का हिस्सा है उसे गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये गाजा पट्टी और वेस्टर्न बैंक ये क्या है। ये फिलिस्तीन के 2 हिस्से हैं, और बीच में आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में कि व्हाइट कलर में इजराइल है और ग्रीन कलर में फिलिस्तीन है। और फिलिस्तीन के जो वेस्टर्न बैंक का जो हिस्सा है जो पूर्वी साइड में, उसी में बीच में जो ब्लू कलर के आप देख रहे हैं वो जेरूसलम है। जेरूसलम आपको पता है कि यूएनओ 8% हिस्सा जेरूसलम के लिए दिया था। ये जेरूसलम के लिए ही मेन विवाद चलता है। अब जेरूसलम के लिए क्यों चलता है इसे ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जेरूसलम के 2 हिस्से, एक पूर्वी जेरूसलम एक पश्चिमी जेरूसलम। अब इसे ध्यान से समझिएगा। पूर्वी जेरूसलम ये इस
धर्म के मामले में ये बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जेरूसलम एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर 3 धर्म के लोगों का पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। जैसा ईसाई धर्म का ऐसा माना जाता है कि यहीं पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था और यहीं पर यीशु मसीह को कलवरी के पहाड़ी पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था पोंटियस के द्वारा। दूसरी बात है, इसीलिए कहा जाता है कि ईसाई धर्मों के लिए जेरूसलम सबसे पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात है यहूदी धर्म के लोगों के लिए, यहूदी धर्म का ये मानना है कि यहाँ पर ही अब्राहम दुनिया का आधारशिला रख करके दुनिया का निर्माण किए थे और उनका जो अब्राहम के बेटे थे आइजैक, उनका कुर्बानी इसी जगह पर दिया गया था जेरूसलम में ही। इसीलिए यहूदी धर्म के लोगों के लिए भी जेरूसलम बहुत ही पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। तीसरी बात है इस्लाम धर्म के लिए, इस्लाम धर्म के लिए भी जेरूसलम बहुत ही पवित्र जगह के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो मोहम्मद पैगंबर थे वो मक्का मदीना से चलने के बाद से वो यहीं पर जेरूसलम में ही एक डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद है, यहीं पर वो आए थे। और यहीं पर आने के बाद ये तीसरा जगह है, जैसे कि पूरी दुनिया में सऊदी अरब में मक्का और मदीना जिस तरीके से इस्लाम धर्म के लिए पवित्र माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद को तीसरे स्थान पर सबसे पवित्र स्थल के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म के जो पैगंबर मोहम्मद थे वो डोम ऑफ रॉक के पास से ही आने के बाद इसी जगह से उन्होंने जन्नत की ओर रुखसत किए थे, मतलब वहीं से जन्नत की ओर जाने का रास्ता देखे थे। इसलिए इस्लाम धर्म के लिए भी जेरूसलम एक धार्मिक तरीके से यह भी एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। इसलिए जेरूसलम 3 धर्मों के लिए पवित्र स्थल होने के कारण इसे हॉली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे ध्यान से समझिए कि आखिर लड़ाई किस बात की है। देखिए, पूर्वी जो जेरूसलम है उस पर जॉर्डन का अधिकार है और जो पश्चिमी जो जेरूसलम है उस पर इजराइल का अधिकार है। लेकिन इजराइल ये दावा करता है कि पूरी की पूरी जेरूसलम हमारा है और इस बात को अमेरिका भी पूरी अच्छी तरीके से ये मानता है कि इजराइल का ही पूरी की पूरी जेरूसलम है। अब इसे ध्यान से समझिए, जेरूसलम में ही अल अक्सा मस्जिद है। अब ये जो बम ब्लास्ट हुआ है, जो लड़ाई हो रहा है, युद्ध चला है, इसके बारे में ध्यान से समझिए कि अब क्यों हुआ है। अब इसे ध्यान से समझिए, ये जो है जो ये चल रहा है युद्ध, इसको आपको पता है कि 7 मई 2021 को रमज़ान का आखिरी शुक्रवार था और 7 मई को ही रमज़ान के लिए लोग नमाज पढ़ने के लिए अल अक्सा मस्जिद में शामिल हुए। यहीं पर इजरायली सेना भी मौजूद थे और इजरायली सेना और अल अक्सा मस्जिद में गए नमाज पढ़ने वाले लोगों में झड़प होता है और होने के दौरान जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख पा रहे हैं, बहुत ही झड़प होने के बाद आपस में लोग लड़ने लगे और इसी के चलते गुस्सा होने के बाद फिलिस्तीन के जो गाजी पट्टी, जो गाजी स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है गाजी पट्टी। ये गाजी पट्टी में एक आतंकवादी संगठन रहता है जिसे ईरान का समर्थन मिला हुआ है। यहाँ पर गाजी पट्टी में एक आतंकवादी संगठन जिसका नाम हमास के नाम से हम लोग जानते हैं। हमास यहाँ का गाजी पट्टी का एक आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी संगठन है, ये क्या किया कि इसे इजराइल के ऊपर लगातार लगभग 200 से 300 मिसाइल को वहां पर इजराइल के ऊपर रॉकेट लॉन्च कर दिया। रॉकेट मिसाइल छोड़ने के बाद से इजराइल के ऊपर 200-300 ऐसा लगने लगा, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपको लगेगा कि ये पटाखा छोड़ा जा रहा है, लेकिन ये आतिशबाजी नहीं, ये गाजा पट्टी द्वारा हमास के द्वारा छोड़े गए ये रॉकेट है। इसे देख करके किसी के भी रूह कांप जाएंगे कि किसी भी देश के ऊपर 200-300 रॉकेट बम को लॉन्च करना इस देश की तबाही का कितना बड़ा मंजर हो सकता है, आपको देख करके रूह कांप उठेगा। लेकिन इजराइल इतने टेक्नोलॉजी में खुद को आगे किया कि अपने देश के ऊपर कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने दिया। इजराइल के पास एक खास टेक्नोलॉजी का मशीन था जिसे हम लोग आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम के नाम से जानते हैं। आयरन डोम मिसाइल एंटी सिस्टम मिसाइल का काम ये था कि किसी भी दुश्मन का जो मिसाइल आए अपने देश के ऊपर तो उसे पहचान करके ऊपर आकाश में ही नष्ट कर दिया जाए। अब इसे ध्यान से समझिएगा कि आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम काम कैसे करता है, इसे ध्यान से समझिएगा। इसमें 3 चीजें होती है, एक होती है रडार, दूसरा कंट्रोलर और तीसरा होता है इसमें लॉन्चर। रडार ये पता करता है कि दुश्मन का मिसाइल आ रहा है कि नहीं, आया तो किस क्षेत्र में आया। जैसे ही
इजरायली के क्षेत्र में आया गाजा पट्टी से हमास का मिसाइल, वो रडार उसे कैच कर लेता है। रडार कैच करने के बाद ये सिग्नल कंट्रोलर को भेज देता है कि से मिसाइल अपने देश में अपने रेंज में आ चुका है। अपने रेंज में आने के बाद से कंट्रोलर वो ये पता करता है कि किन क्षेत्रों में वो गिरने वाला है। अगर ऐसा माना जाता है कि से जहां ऐसे जगह पर गिर रहा है मिसाइल जहां पर कोई भी भारी नुकसान नहीं होने वाला है, तो ऐसे जगहों पर वो छोड़ देता है, ठीक है, गिरने देता है, क्योंकि ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर मिसाइल ऐसे जगह पे गिरे जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो, ऐसी स्थिति में आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम उसे क्या करता है कि जो इसका सिस्टम है, जो कंट्रोलर है, वो सिग्नल भेज देता है लॉन्चर को कि अब लॉन्च हो जाओ। और यहाँ से मिसाइल लॉन्च होने के बाद से जो दुश्मन का मिसाइल होता है वहां जाकर के दुश्मन को मिसाइल को आकाश में ही नष्ट कर देता है। जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख पा रहे होंगे कि देखिए इस तरीके से जाकर नष्ट करता है। नष्ट करता है, इसे ध्यान से समझिएगा कैसे करता है, आप बता रहे हैं। देखिए इसे समझिए किसे, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि आपको लगता होगा कि मिसाइल इधर से जाता है बीच में टकरा जाता है, ऐसा नहीं होता है। इसे क्या करता है कि इसे मिसाइल जाने के बाद से जो दुश्मन का मिसाइल है उसके ठीक बगल में जा करके खुद ही ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होने के बाद से दुश्मन का मिसाइल भी नष्ट हो जाता है। इस तरीके से किसी भी मिसाइल को नष्ट किया जाता है। इस आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम का इसका काम करने का जो रेंज की क्षमता है, ये लगभग 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक के रेंज में किसी भी मिसाइल को नष्ट कर सकता है। और ये 5 लॉन्चर से लगभग 20 मिसाइल को छोड़ने में आयरन डोम कारगर है। इसी तरीके से 200-300 जो गाजा पट्टी द्वारा जो छोड़े गए थे हमास के रॉकेट लॉन्चर को, उसे बहुत ही आसानी तरीके से छोड़ दिए। इसमें से लगभग कुछ कारणवश से समझिए इसे सिग्नल नहीं मिल पाया होगा, तो 2-3 रॉकेट जमीन पर गिर के फूट गया, जिसके कारण ब्लास्ट होने से हमारे भारत के भी एक महिला नर्स थी जो केरल के रहने वाली थी, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, उनकी भी मौत हो गई। उन्हें एक नर्स, बूढ़ी नर्स थी, इजरायली नर्स, उनके सेवा में रहती थी, उन्हीं के घर में आकर के अचानक गिरा। और ये इस लड़की का नाम है सौम्या संतोष, जो केरल के रहने वाली है। ये अपने पति से फोन पर बात कर रही थी और करते करते रॉकेट आया और ब्लास्ट कर गया, जिसमें सौम्या संतोष का जान चला गया। इतने होने के बाद से यही कारण थी कि ये रात भर तो किसी तरीके से इजराइल इस मंजर को ये सह लिया। जैसे आप वीडियो क्लिप में देख लीजिए ये किस तरीके का मंजर था कि जब शुरुआती दिनों में हमास द्वारा रॉकेट को छोड़ा गया था। रात भर पूरे इजराइल में समझिए तेल अवीव के क्षेत्रों पर ये रॉकेट को लॉन्च किया गया था। इजराइल के लगभग 2-3 शहरों में पूरी तरीके से तबाही मचाई गई थी, जैसे तेल अवीव हो गया, तेल अवीव, अस्कलोन, होलोन, इन क्षेत्रों में रॉकेट को लॉन्च किया गया। ये कितनी अफरा तफरी मच गई थी, ऐसा लगा जैसे समझिए कि अब इस जगह पर पूरी दुनिया ही यहाँ पर खत्म हो जाएगी। कितना अफरा तफरी मच गया, आपस में डर का माहौल फैल गया। लेकिन सिर्फ रात भर के मंजर था, अगले दिन आप इसके तबाही का नतीजा देख लीजिए। अगले दिन इजराइल गाजा पट्टी पर अपना मिसाइल छोड़ा और पूरी तबाही करके मचा करके धर दिया। जैसे कि आप देख पाइए पिक्चर में किस तरीके से इजराइल द्वारा छोड़ा गया बम ब्लास्ट में। देखिए आप यहाँ पर 13 मंजिला बिल्डिंग को भी गिरा दिया गया। गिराने के बाद से इसे क्या किया गया कि इसे आप देख पाइएगा कितना खौफनाक नजरिया मंजर है यहाँ पर किसे। लेकिन एक राहत वाली बात यह है कि इस बिल्डिंग के गिरने से ठीक 2-3 घंटे पहले ही इसमें से जितने भी रहने वाले लोग थे उसे खाली करा दिया गया था, ताकि किसी का भी जान का ज्यादा नुकसान ना हो। इसीलिए जान का तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आप पूरे पिक्चर में देखिए किस तरीके से गाजा पट्टी के क्षेत्र को कितने तबाही के मंजर में बदल दिया इजराइल। तो इसीलिए देखिए एक बात तो यह, फिलिस्तीन के पास ना कोई सेना है ना कोई सैनिक है, तो इसलिए फिलिस्तीन को ज्यादा इन चीजों पर युद्ध में विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी इजराइल से तो खासकर इनको लड़ना नहीं चाहिए, नहीं इजराइल कभी भी इससे कम नहीं पड़ेगा और इसको इजराइल फिलिस्तीन को तबाह करके इसका अस्तित्व ही खत्म कर देगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में कि किस तरीके से हमास के जो गाजा पट्टी क्षेत्र है उसके किस तरीके से बर्बाद कर दिया। आप देखिए कितना खौफनाक तरीके से इजराइल इसको धोया है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए और आगे चाहिए कि इसे शांति तरीके से इसको पूरा अच्छे तरीके से इसे क्लियर करें। तो ये था पूरा लड़ाई का कारण था और इस तरीके से लड़ाई हुआ। और ये है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के
झगड़ा। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जय हिंद।